तो नेक्स्ट है लास्ट आपका जो रेस्पिरेशन का टाइप है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन थी, आपकी जो ऑक्सीजन थी वो लंग्स से आपको पता है एल्वियोलीज में डिफ्यूज होके ब्लड में आ गई थी और ब्लड से ट्रांसपोर्ट होके सेल्स तक जाएंगी। तो सेम वही है क्या कि ब्लड से डिफ्यूज होके सेल्स तक जाती हैं, ठीक है, डिफ्यूज होके मतलब डिफ्यूजन के थ्रू वहां पे भी गैस एक्सचेंज होता है ब्लड से और सेल्स या टिश्यूज के बीच में। अब देखिए सेल्स के पास में ब्लड के थ्रू क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये आपकी सेल, और सेल के अंदर आपको पता है फ्लूइड जो होता है फिल्ड उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेल्यूलर जो अपनी प्रोसेस है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, अपन ने देखा था ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया था और एनर्जी प्रोड्यूस की थी। अब ये वही है कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं वो देखिए। तो सेल आपकी ये रही, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसीलिए आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी हाउस बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये। चलिए अब देखिए, अब स्टेप को ध्यान से समझना, ये है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज से सीधा ही एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, उस ग्लूकोज को सिस्टमेटिक ढंग से क्या किया जाता है बेटा, ब्रेक किया जाता है। ओके, तो ग्लूकोज को सबसे पहले तोड़ा जाता है बेटा पायरुविक एसिड के अंदर, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, ठीक है। देखो ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, आपको पता है ग्लूकोज में C6 अपने लिखते हैं, H12O6 लिखते हैं, तो 6 कार्बन होते हैं। लेकिन जो पायरुविक एसिड होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। अब एक बात ध्यान देना, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में टूट रहा है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, ठीक है, सबसे पहले टूटता है, तो कितने मॉलिक्यूल में टूटेगा, ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, 3-3 कार्बन के, 6 कार्बन थे, तो अपने क्या करेंगे, इसको बीच में से तोड़ देंगे, 3 कार्बन का 1 और 3 कार्बन का 2, तो 2 मॉलिक्यूल्स बन गए पायरुविक एसिड के, राइट। अब देखिए, तो बेटा सबसे पहले ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में टूटता है, ठीक है, इस स्टेप को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। तो आपका जो सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है वो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के थ्रू 2 पायरुविक एसिड में टूटता है 3-3 कार्बन के, ठीक है। इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है अप्रॉक्स 2 ATP, ठीक है, इस प्रोसेस में, और कुछ एंजाइम्स बनते हैं, वो एंजाइम्स बाद में एनर्जी देते हैं, तो 2 ATP यहाँ पे डायरेक्ट बनते हैं, नेट गेन जो रहता है, ठीक है, ओनली 2 ATP का। लेकिन अपन ने क्या लिखा था, रेस्पिरेशन में 36 से 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं। अब देखिए ये जो पायरुविक एसिड होता है, ठीक है, ये पायरुविक एसिड अब क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में सीधा एंटर नहीं करता है, इससे पहले कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है, उसके अंदर। तो ये पायरुविक एसिड अब जाएगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इसका फर्दर क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइकिल चलता है, जो एंजाइम्स हैं वो आगे फर्दर इसको ब्रेक करते हैं, और यहाँ पे जो साइकिल चलता है वो चलता है आपका क्रैब साइकिल। कौन सा, क्रैब साइकिल, KREB, ठीक है, तो क्रैब साइकिल। और पायरुविक एसिड को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको अपने बोलते हैं लिंक रिएक्शन, या फिर आप कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A। तो अपने यहाँ पे इसको लिंक रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो इसको जोड़ रहा है, क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को, बीच में एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, और बाद में क्रैब साइकिल के बाद में और फर्दर ATP जो मिलते हैं वो मिलते हैं ETS से, ठीक है। तो अब चलो यहाँ देखते हैं कि क्या प्रोसेस है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो पहला स्टेप सेल्यूलर रेस्पिरेशन में है आपका ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस,
ग्लाइकोलाइसिस में क्या किया अपनों ने, अभी अपनों ने देखा, एक 6 कार्बन के ग्लूकोज को ब्रेक किया किसमें, पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है, वो भी 2 मॉलिक्यूल्स में, यहां पे ये एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये कितने कार्बन का था, ये 6 कार्बन है और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, राइट। ये इंटरमीडिएट, अब आपसे पूछ लेगा कि रेस्पिरेटरी जो आपका रेस्पिरेशन है उसमें इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल क्या बनता है, तो ये पायरुविक एसिड है जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। चलिए, तो ग्लाइकोलाइसिस में ये हो गया। दूसरा स्टेप जो है वो होता है आपका लिंक रिएक्शन वाला, ठीक है। या तो लिंक रिएक्शन कह दो या क्या कह दो, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, इसके बनने की प्रोसेस को लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये क्रैब साइकिल को रन करवाता है, ठीक है। तो क्रैब साइकिल थर्ड आ गया स्टेप आपका, क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल, ठीक है। और जो चौथा स्टेप है वो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीएस या ईटीसी, ठीक है, ईटीसी। अब देखिए एक चीज आपने नोट करी कि ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो रन कर रहा है कहां पे, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और आपका ये जो 3 स्टेप्स हैं ये रन कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहां से सिर्फ 2 एटीपी रिलीज हुए थे, ठीक है। और यहां पे रिमेनिंग जितने भी एटीपीज हैं, टोटल एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, हमेशा ध्यान रखना एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो 36, आप ये मान के चलो 38 एटीपी बनते हैं, ठीक है। 36 वो डिफरेंट पाथवेज हैं, शटल सिस्टम है उनके थ्रू, लेकिन अपने 38 मानते हैं। तो 38 एटीपी रिलीज होते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से। तो यहां पे तो सिर्फ 2 एटीपी निकले, तो बाकी जितने भी 36 एटीपी थे वो कहां बने, यहां पे, और यहां पे क्या बने, 2 एटीपी। तो मेजर जो एनर्जी आ रही है पूरी सेल के अंदर वो कहां से आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, राइट। अब इसी के बेसिस पे अपने यहां पे देखते हैं 2 तरह के टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक है। ये आपको समझ आया। तो साइटोप्लाज्म में कौन चल रहा है, हमारा ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चल रहे हैं, आपकी 3 रिएक्शंस ये चल रही हैं, फॉर्मेशन ऑफ लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल, देखिए पायरुविक एसिड यहाँ पे जाके एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, फिर क्रैब साइकिल रन होता है। तो इसीलिए ये 3 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ चलता है क्रैब साइकिल, ये क्रैब साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। 2 डबल मेम्ब्रेन है तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर। क्या इतना नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए 2 टाइप्स ऑफ मतलब मेन जो 2 टाइप्स हैं वो देखते हैं। ये समझ आ गया आपको। अब देखते हैं कि यहाँ पे 2 एटीपी और ये 36 एटीपी वाला क्या है। मैं दोबारा से वो स्टेप के नाम लिख रहा हूँ। ग्लाइको, आपको समझ तो आ ही गया है, ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम ए वाला, थर्ड आपका क्रैब साइकिल, और फोर्थ आपका ईटीसी, ठीक है।
10 मिनट हो गए, ठीक है। ईटीसी, तो ग्लाइकोलाइसिस, एसिटाइल कोएंजाइम और क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, ये 4 आपके स्टेप हैं, जिसमें से अपनों ने देखा था ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और ये आपका चलता है साइटोप्लाज्म में, राइट। अब ध्यान देना बेटा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में 2 चीजें आती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसमें O2 की एब्सेंस होती है। O2 की एब्सेंस में सीधा क्या किया जाता है? ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है। अब ध्यान देना, अभी मैंने जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपको स्टेप कराया था ग्लाइकोलाइसिस, उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस स्टेप में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कहने का मतलब ये स्टेप तो होगा ही होगा। ग्लूकोज का सबसे पहले जब ब्रेकडाउन होगा तो वो पायरुविक एसिड में टूटेगा ही टूटेगा। तो पहला स्टेप जो है वो ग्लाइकोलाइसिस, चाहे एरोबिक ब्रेकडाउन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के अंदर क्या रहेगा? कॉमन रहेगा, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर? और जब O2 प्रेजेंट होती है, जब ऑक्सीजन मिलती है फर्दर, जो पायरुविक एसिड इसमें बना था, पायरुविक एसिड जो बना था, अगर उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो वो आगे रन करेगा ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ समझ आया? क्या समझे कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक होगा पायरुविक एसिड में, ऑक्सीजन मिले चाहे ना मिले वो स्टेप तो रन होना ही होना है सेल के अंदर, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में। तो पहला स्टेप O2 की प्रेजेंस एब्सेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई रोल नहीं है। पायरुविक एसिड जब बन जाता है, अगर उसको O2 की प्रेजेंस मिलेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये 3 प्रोसेस रन होंगे, सिर्फ प्रेजेंस होगी तो। यूज तो ETC में होता है खैर ऑक्सीजन का लास्ट, लेकिन प्रेजेंस में ये 3 स्टेप होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। अब O2 की प्रेजेंस में हो रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। कहने का मतलब एरोबिक ब्रेकडाउन जब होता है तो उसमें ये 4 स्टेप रन होते हैं एरोबिक में, ठीक है। और एनारोबिक में सिर्फ एक स्टेप रन होता है, वो है ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर? इसीलिए आपकी NCERT के अंदर एक चीज दी हुई है, क्या? यहां लिखा हुआ है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है किसमें? पायरुविक एसिड में। कितने? 2। ठीक है, अब उसमें ना इस तरह से आगे 3 लगा दिए। अब देखिए, अगर एरोबिक ब्रेकडाउन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वहां पे दिखा रखा है क्या कि CO2 बनेगी, वाटर बनेगा, प्लस में 38 ATP बनेंगे। कहने का मतलब ये 38 ATP कहाँ से आए? ये पूरा स्टेप रन करके अपने को यहाँ पे इसके एंड प्रोडक्ट में मिलते हैं 38 ATP, बिल्कुल एंड में, राइट। पायरुविक एसिड अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ O2, इन द एब्सेंस ऑफ O2 क्या हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? CO2 में प्लस एल्कोहल में, ठीक है, आपके एथेनॉल में, एल्कोहल प्लस में 2 ATP बन रहे हैं यहाँ पे। तो CO2 एल्कोहल और 2 ATP। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? आपका एल्कोहल होता है, ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज दी हुई है, जैसे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें चलता है? आपके बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह के अंदर। लास्ट स्टेप आपका दिया हुआ है एक मसल्स के अंदर। मसल, देखिए क्या होता है, कभी कभी अपने जब एक्सेस वर्कआउट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अपने भाग रहे होते हैं तो अपनी मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रही होती हैं। उस कंडीशंस में क्या होता है, उन कंडीशंस में एरोबिक रेस्पिरेशन हो ही रहा होता है आपकी सेल्स में, लेकिन आपकी सेल्स को क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा कर रही है ना सेल्स। इसीलिए आपके मसल सेल्स के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो रिक्वायर होती है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है, ठीक है, जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एनारोबिक के साथ साथ आपकी मसल सेल्स, एरोबिक के साथ साथ आपकी मसल सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन भी चालू कर देती है।
ठीक है। और जब मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो पायरुविक एसिड जो है वो टूटने लग जाता है। किसमें? ऑक्सीजन मिलेगी तो ये है, एटीपी पूरे मिलेंगे, लेकिन साथ में एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है जिसकी वजह से उसमें सबसे पहले फॉर्मेशन हो जाता है किसका? लैक्टिक एसिड का। और आपको पता है यहां तक कितनी एटीपी मिली थी? 2 एटीपी। तो ये जो 2 एटीपी है ना वो यही है, ठीक है ना। फर्दर इसको ब्रेक कन्वर्ट कर दिया और 2 एटीपी ही नेट मिला, राइट। लेकिन अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो 38 एटीपी पूरे हो जाएंगे। 2 एटीपी और 36 एटीपी मिलके पूरे 38। लेकिन यहां पे ये वही है, तो यहां पे भी कितने एटीपी मिलेंगे? 2 एटीपी ओनली 2 एटीपी, समझे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत एनर्जी को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन भी चालू हो गया। और इसी लैक्टिक एसिड के मसल्स के अंदर जब वो जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो उसकी वजह से अपने को मसल क्रैम्प्स आते हैं। क्या आते हैं? मसल क्रैम्प्स आते हैं। पैरों में दर्द होता है, ठीक है, मसल्स में दर्द होता है। तो यहाँ तक आपका कॉमन स्टेप है, ठीक है। आपको समझ आई गया कि ये जो स्टेप है ये आपका कॉमन स्टेप है, ये होगा ही होगा ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें पायरुविक एसिड बनेगा ही बनेगा। वो डिपेंड करता है कि अगर आगे उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिलती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके अपना प्रोसेस रन करता है और 38 एटीपी पूरे बनते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो एनारोबिकली क्या होता है? अल्कोहल और CO2 प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और 2 एटीपी बनते हैं। और इन मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और जब धीरे धीरे जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहाँ पूरी होती है तो लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। चलिए, और मसल क्रैम्प्स आपके बंद हो जाते हैं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा हुआ है एटीपी, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है एटीपी। चलिए जानते हैं। ये आपका खत्म हो गया टॉपिक पूरा, रेस्पिरेशन। देखिए अभी बात करते हैं एटीपी होता क्या है। पहली बात तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड होता है। जैसे आपको मैं बता दूं, एडिनोसिन, ये एडेनिन, अपने कभी जब सेल में अपनों ने डीएनए पढ़ा था, ठीक है, 9th क्लास में, तो डीएनए के अंदर अपनों ने न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स पढ़े थे, ठीक है। कुछ नाइट्रोजन बेस पढ़े थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। तो एडेनिन के साथ में यहाँ पे क्या जुड़ जाती है? आपकी पेंटोज शुगर जुड़ जाती है। जब एडेनिन के साथ में पेंटोज शुगर जुड़ती है तो ये क्या बनता है? आपको पता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड के साथ में जब अपने फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दें तो वो बनता है क्या? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो एडेनिसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा वो है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब देखो तो बेटा ध्यान देना, जब एडेनिन के साथ में एक है तो इसके बोलेंगे क्या? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब एडेनिन के साथ में आपके 2 जुड़ जाएंगे तो इसको बोलेंगे क्या? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और जब तीनों जुड़ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट जुड़ गए, राइट। अब देखो फर्क क्या है इनके अंदर। एटीपी जब टूटेगा एडीपी में तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाहर निकाल देंगे, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब हमेशा ध्यान रखना H3PO4 से आता है ये, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड से आता है, इसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री के चैप्टर में अपने पढ़ ही लेंगे एसिड बेस में फॉस्फोरिक एसिड क्या है। एडीपी जब टूटेगा तो आपको पता है, एक एटीपी टूटा तो एक फॉस्फेट बाहर, एडीपी बच गया। एडीपी टूटेगा तो 2 फॉस्फेट बाहर और एक एएमपी बच गया। तो एक तो टूट ही चुका है, एडीपी में से एक और निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा? एएमपी, है ना। तो जब भी ये स्टेप्स होते हैं ना, या जब ये बनेगा तो इसमें एक फॉस्फेट जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जब भी स्टेप होते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है। कहने का मतलब आपके रेस्पिरेशन की प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आपको पता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर क्या निकली? एनर्जी निकल रही है, राइट। वो एनर्जी क्या होगी? केमिकल्स की फॉर्म में स्टोर कर दी जाती है। और वो केमिकल कौन सा है हमारा?
ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझे? देखिए कैसे। ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मैंने तोड़ा किसमें, आपके जो भी CO2 H2O जो भी है प्लस O2, तो यहां से निकली कुछ एनर्जी, ठीक है, क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। अब ध्यान देना, ऑलरेडी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ADP प्रेजेंट होगा, और कुछ फॉस्फेट भी प्रेजेंट होंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। अब देखिए जैसे ही ये एनर्जी निकलेगी, ये एनर्जी जैसे ही बाहर निकलेगी, ठीक है, इस प्रोसेस से, तो ADP क्या है, एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल है। क्या है, लो एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसमें ज्यादा एनर्जी अपने स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। लो एनर्जी मॉलिक्यूल मान सकते हो, ठीक है। केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं ना, तो अपने को, अब जैसे मान लो पैसे अपने को स्टोर करने हैं, तो अपने कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, बैंक के अंदर करते हैं या कहीं भी, ठीक है। आपके पास में छोटी छोटी गुल्लक होती है, ठीक है, मनी बैंक, पिगी बैंक्स होते हैं, उनमें आप डाल लेते हो। तो ADP एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल था। जब ये एनर्जी रिलीज होगी रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू जैसे एनर्जी रिलीज होती है, तो क्या होता है, इसको स्टोर तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो क्या होता है, एक ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, क्या, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ATP, हाई एनर्जी। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। कहने का मतलब ये ADP प्लस IP, इसने क्या किया, इस एनर्जी को स्टोर कर लिया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ATP के अंदर। कहने का मतलब इसके पास में सपोज 5 एनर्जी थी, 5 और आ गई, तो 5 स्टोर करके ये 10 ATP का मॉलिक्यूल बन गया, बड़ा एनर्जी का मॉलिक्यूल बन गया। समझे? तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाती है, सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है ATP की फॉर्म में, ठीक है। तो ADP और IP आपस में मिलके बड़ा एनर्जी मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो बात थी जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बन रही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अपने को चाहिए एनर्जी, अब की बार अपने को चाहिए एनर्जी किसी भी काम के लिए सेल के अंदर, तो क्या होगा, आपके पास ATP प्रेजेंट है, अपने को अपने को एनर्जी चाहिए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये ADP और ADP में टूट जाएंगे, ठीक है। और साथ में क्या निकल जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये निकल जाएगा बाहर। अब ये जब ATP छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है, ठीक है, जो छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है, तो यहां से क्या हो रहा है, एनर्जी भी बाहर निकल रही है, ठीक है। क्योंकि देखो बड़ा मॉलिक्यूल था, 10 एनर्जी इसमें थी, जब ये 5 एनर्जी वाले में टूटा तो बची हुई 5 एनर्जी कहाँ गई, निकलती गई, तो टोटल 15 यहाँ तो निकल गई। तो इस प्रोसेस में ये क्या होता है, ATP टूट जाता है छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। क्लियर?